वेलकम स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट क्लास में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्लास से आगे की बात करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो अपना लेक्चर ख़त्म किया था उसमें हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की थी, जिसमें हमने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े थे। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था एडिशन का और एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था मल्टीप्लिकेशन का। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं दोनों के कुछ एग्जांपल्स और उन दोनों को ही समझने से। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो था उसके अकॉर्डिंग यदि हमारे पास दो या दो से अधिक जॉब्स हैं जिन्हें हमें दो या दो से अधिक तरह से पूरा करना है और दो या दो से अधिक तरह से पूरा करते हुए हमें उन्हें पूरा करने के अलग अलग तरीके हमारे पास हैं। मानिए कि हमारे पास दो ही जॉब हैं, एक को करने के लिए हमारे पास m तरीके हैं और दूसरे को करने के लिए n तरीके हैं, ठीक है। मगर हमारा जो कंप्लीट वर्क है वो तभी पूरा होगा जब ये दोनों जॉब्स पूरे होते हैं। तो इस केस में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे और जब हम इसे यूज़ करते हैं तो जितने भी तरीके हमारे पास हैं दोनों जॉब्स को कंप्लीट करने के, मानिए कि एक तरीका है m और दूसरे के तरीके हैं n, तो जो टोटल तरीके होंगे वो m क्रॉस n से प्राप्त होंगे, ठीक है। जबकि हमारा जो कंप्लीट जॉब है, ठीक है, कंप्लीट जो जॉब है वो कहलाएगा कि ये डन हो गया, पूरा हो गया, जब ये दोनों काम अलग अलग तरीके से पूरे हो जाएंगे। मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था कि हमें अगर खाना खाना है तो खाना बनना और खाना खाना, अगर खाना बनने के 10 तरीके हैं और खाना खाने के 4 तरीके हैं तो कंप्लीट हमारा जो काम होगा कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, उसके 4 इस तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसे थोड़े और आराम से समझते हैं। मानिए कि हमारे पास 10 तरह की दाल हैं और हम 4 तरह की रोटी बना सकते हैं। भाई तंदूरी बना ली, पूड़ी बना ली, ठीक है, और पराठा बना लिया, ठीक है, एक दुपट्टा बना लिया। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास खाना बनाने के कितने तरीके हैं या खाना में आप क्या क्या वैरायटी ला सकते हैं, तो आप कहेंगे कि अरहर की दाल के साथ प्लेन रोटी बन सकती है, अरहर की दाल के साथ तंदूरी रोटी बन सकती है, अरहर की दाल के साथ पूड़ी बन सकती है और अरहर की दाल के साथ दुपट्टे बन सकते हैं। तो अरहर की दाल के साथ 4, मूंग की दाल के साथ 4, तो टोटल कितने हुए? तो टोटल हुआ 40, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें आगे पढ़ा था एडिशन का प्रिंसिपल, ठीक है। तो एडिशन के प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपको कोई कार्य करना है और उसे करने के 2 या 2 से अधिक तरीके हैं जिनको करने के लिए हमें अगेन m और n तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों में से किसी भी तरह से हमने किया तो वो कार्य पूरा माना जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि ये जॉब आइदर दिस और दिस, ठीक है, इन तरीकों से पूरा होता है ये जॉब, तो टोटल वेज होंगे m प्लस n, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी काम को करने के m और n तरीके होते हैं, यहाँ पे ये याद रखिए कि ये और है। अगर मैं इसी को स्पेसिफाइड करूँ तो यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड, दोनों ही होंगे और यहाँ पर आइदर दिस और दिस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको डिनर में क्या खाना है, तो आप मुझे कहते हैं कि मैं चाइनीज़ भी खा सकता हूँ, ठीक है, और पंजाबी भी खा सकता हूँ। अब चाइनीज़ में क्या खाएंगे? चाइनीज़ में आप नूडल्स खा सकते हैं,
और जितना भी तरह का चाइनीज़ हो सकता है, फ्रेंच फ्राइज़ खा सकते हैं, कितने भी तरह के आपके पास सपोज़ कीजिए 10 चाइनीज़ आइटम हैं, ठीक है। और उसी तरह से मैंने जब आपको पंजाबी बोला तो आपने बोला भाई मैं तो लस्सी भी पी लूँगा तो भी मेरा चल जाएगा, छोले भटूरे भी खिलाओगे तो भी मेरा चल जाएगा, और तंदूरी रोटी खिलाओगे तो भी मेरा चल जाएगा, और इस तरह के आपके पास 15 ऑप्शन हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आपका डिनर कब पूरा होगा, तो अब आप मुझे जवाब देंगे कि या तो मैं ये 10 चाइनीज़ में से आपको कुछ भी खिला दूं, या फिर मैं पंजाबी में से कुछ भी खिला दूं। इन दोनों में से मैं जो भी आपको खिला दूंगा आपका डिनर पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका डिनर है या रात का खाना है वो पूरा करने के कितने ऑप्शन हुए? 10 + 15 टोटल 25। आपको मैं इन 25 तरीकों में से कुछ भी एक चीज़ खिला दूंगा तो आपका डिनर पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये 25 हुआ। तो यही डिफरेंस आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में, ठीक है, कि कब तो एंड हो रहा है, दोनों काम होने चाहिए, और कब और हो रहा है, मतलब कि दोनों में से एक काम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक अंतर हम हमेशा याद रखेंगे। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, दोनों के लिए कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक प्रिंसिपल है, ठीक है, एक स्कूल के, ठीक है, उस स्कूल में 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है, एक जिला स्तर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जिला स्तर का जो फंक्शन है तो वहाँ से प्रपोजल आता है 2 तरह के। हम ए लेते हैं। प्रपोजल ए है कि एक बॉय और एक गर्ल, ठीक है, मतलब एक बॉय और एक गर्ल कॉलेज स्कूल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ये प्रपोजल वहाँ से आता है कि भाई दोनों में से एक लड़की आ जाए या एक लड़का आ जाए, वो स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। बी ऑप्शन आता है 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट द स्कूल, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिए। पहला है कि 1 बॉय 1 गर्ल रिप्रेजेंट द स्कूल, सेकंड है कि 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट द स्कूल, ठीक है। तो हम एक ही बात करते हैं। अब देखिए, प्रिंसिपल के पास 10 बॉयज़ हैं, लड़के हैं, उसमें से एक उसे चुनना है, ठीक है। इसी तरह से उसके पास 8 गर्ल्स हैं, उसमें से एक गर्ल्स को उसे चुनना है, ठीक है। तो 10 बॉयज़ को चुनने के तरीके 10, 8 गर्ल्स में से एक को चुनने के तरीके 8। भाई जितनी भी लड़कियां उसमें से एक को चुन लिया और जितने भी लड़के हैं उनमें से एक को चुन लिया, ठीक है। अब काम कब पूरा होगा, रिप्रेजेंटेशन कब पूरा होगा? रिप्रेजेंटेशन वो पूरा होगा जब एक बॉय और एक गर्ल को चूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही होने चाहिए, मतलब ये एंड की सिचुएशन है, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन की बात है। तो टोटल तरीके हो सकते हैं 80, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, बी 1 स्टूडेंट। अब अगर प्रिंसिपल लड़कों में से चुनता है तो वो अगेन 10 में से चुन सकते हैं, और अगर लड़कियों में से चुन सकता है तो वो 8 में से चुन सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो 10 में से एक को चुन ले तो काम पूरा हो जाएगा, या फिर वो 8 में से एक को चुन ले तो काम पूरा हो जाएगा। मतलब अगर उन्होंने 10 में से एक को चुना तो भी काम कंप्लीट है, 8 में से एक को चुना तो भी काम कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये और वाली सिचुएशन है 10 और 8, तो टोटल आंसर हुआ 80, ठीक है, 18। तो आपको यही अंतर याद रखना है हमेशा कि एक ही क्वेश्चन था, मगर क्योंकि हमें
जो सब पार्ट्स थे वो अलग अलग दिए हुए थे। यहाँ पर जो सब पार्ट है इसमें दोनों काम पूरे होने चाहिए। यहाँ पे जो सब पार्ट है उनमें से एक कार्य पूरा हो जाए तो भी हमारा वर्क कंप्लीट होगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ठीक है, चलिए अब एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम्पल को जब तक मैं सॉल्व करता हूँ तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें और इस एग्ज़ाम्पल को खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करें। और अगर आप इसे खुद से कंप्लीट कर पाते हैं तो फिर चेक करें कि जो आपने किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, A room has 6 doors. In how many ways can a man enter the room through one door and out through another or different gate। ठीक है, अब आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसमें एंड आना चाहिए या और आना चाहिए, मतलब हमें थ्योरम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना चाहिए या एडिशन का यूज़ करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि एक कमरे के अंदर 6 दरवाजे हैं, तो कितने तरह से एक आदमी किसी भी एक गेट से एंटर करे उस रूम में, ठीक है, किसी भी एक गेट से, और एग्ज़िट करे दूसरे गेट से। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर बना लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या था। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि टास्क पूरा कब होगा। तो टास्क पूरा या काम पूरा वब होगा जब एक आदमी एक गेट से अंदर घुसा और दूसरे किसी भी गेट से बाहर आया, मतलब काम पूरा होगा अंदर जाना और बाहर आना। ठीक है, मतलब 2 काम हैं, एक तो इन और एक आउट। ठीक है, जब ये दोनों कंप्लीट होंगे तभी हमारा जॉब डन होगा। ठीक है, तो जॉब डन होने के लिए दोनों काम होने कंपलसरी हैं। इसका मतलब इनके बीच में क्या है? इसका मतलब इनके बीच में एंड है। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए हमेशा कि एंड आ रहा है, दोनों के बीच में दोनों काम पूरे होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनके कितने तरीके हैं। तो ऑब्वियसली अगर कमरे के अंदर 6 गेट हैं तो कोई भी व्यक्ति 6 दरवाज़ों से 6 तरीके से अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इनके ऑप्शन हो गए 6। अब हम आते हैं आउट। तो देखिए, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वो डिफरेंट गेट से आउट करना चाहिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को डिफरेंट गेट से आउट करना चाहिए, तो इसका मतलब अब कितने गेट का ऑप्शन बचा? 5, क्योंकि एक से उसने एंटर किया था तो उससे वो एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ 6 और 5। तो जॉब डन कब होगा? तो जॉब डन होने के लिए जैसा कि हमने बताया इनटू का साइन होना चाहिए, मतलब कि 30। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास 30 तरीके हैं। कैसे? किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि वो एक गेट से एंटर करे और किसी भी दूसरे गेट से बाहर निकले। ठीक है, तो ये होता है जो बेसिक रूल है उसमें अंतर। ठीक है, अब अगर इसी की जगह हमारे पास एक ऐसा कार्य होता जिसमें कि दोनों में से इन या आउट एक ही करना होता तो हम इन दोनों को जोड़ देते। ठीक है, तो वो होता एडिशन रूल। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन। चलिए, तो परम्यूटेशन आपको सबसे बेसिकली इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ईच ऑफ द अरेंजमेंट each of the arrangement, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा each of the arrangement which can be made by taking some or all of a number of things is called permutation। ठीक है, इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब जमाना। ठीक है, जमाना, व्यवस्थित करना, रखना। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ को जमाना है, कुछ चीज़ें या सभी चीज़ों को साथ में लेकर। ठीक है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली ध्यान रखिएगा, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बस यहीं पे एक अंतर होता है कि परम्यूटेशन जमाना होता है। ठीक है, तो जब आपको कुछ चीज़, जब आपको सपोज़ कीजिए मैंने 100 खिलौने दे दिए, ठीक है, या 100 पेन दे दिए अलग अलग तरह के। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ 100 पेन में से कोई भी 15 पेन लेके उन्हें जमाने के कितने तरीके हो सकते हैं या कितने तरह से अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर परम्यूटेशन आपको देगा। ठीक है, या तो मैं आपसे कहूँगा कि 100 में से 15 या 100 में से 20 या 100 में से 50, या मैं आपसे कहूँगा कि 100 के 100 लेके जमाना। ठीक है, तो यही डिफरेंस होगा कि या तो कुछ लेंगे या सभी लेंगे। तो इस तरह के जितने भी तरीके बन सकते हैं वो होता है परम्यूटेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बार में 2 ऑब्जेक्ट लीजिए ए, बी, सी में से और जमाइए, तो कितने तरह से आप इसे जमा सकते हैं? तो हम एक काम करते हैं, 3 में से 2 लेना है तो मैं पहले ए, बी ले लेता हूँ, 2 ले लिए। ठीक है, अच्छा, फिर मैं बी, सी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर 2 ले लिए। अब ए, सी ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए कि क्या सभी अलग अलग तरीके से जमाना कंप्लीट हो गया? ए, बी, सी और ए, सी लेकर। अब आपने 3 में से 2 तो हर बार ले लिए, मगर ये जमाना कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें इन्हें जमाना था, हमें इन्हें आगे पीछे रखने में अंतर करना था। तो अगर मैं एक जगह ए, बी लिखता हूँ और उसी के साथ में मैं बी, ए लिखता हूँ, तो ये दोनों अरेंजमेंट एक जैसे नहीं हैं। ठीक है, इसको थोड़े आसान शब्दों में समझिए। अगर ये अजय है और ये भूपेंद्र है, 2 फ्रेंड्स हैं, तो रूम के अंदर पहले अजय ने एंटर किया फिर भूपेंद्र ने एंटर किया, या फिर पहले भूपेंद्र ने एंटर किया फिर अजय ने एंटर किया, क्या दोनों बातें सेम हैं? दोनों बातें अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए ए, बी और बी, ए अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी तरह से बी, सी और सी, बी, और इसी तरह से ए, सी और सी, ए, ये भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अरेंजमेंट के केस में किस तरह से आप चीज़ों को रख रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब जमाना, जमाना ही तो है, रखना ही है। तो रखने में अगर अंतर आया
तो वो अलग अलग तरह से रखना अलग अलग आता है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो ये 3 में से 2 लिया और 3 को जमा दिया और बात ख़त्म हो गई। इतने से ही सवाल के लिए इतना बड़ा टॉपिक परम्यूटेशन का बनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। मगर क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, मान लीजिए कि मैंने आपको 100 चीज़ें दे दी, ये तो ABCD था, मैंने आपको 1 से 100 तक गिनती लिख दी और बोला कि अब आप इसे जमाइए, इनमें से कोई भी 50 लीजिए और जमाइए और मुझे बताइए कितने तरह से जमा सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे ऐसा करने को कहा तो आप 100 में से 50 चीज़ें चुन नहीं पाएंगे, और चुन भी लेंगे तो फिर उसे कितने तरह से जमा सकते हैं ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं के लिए हम परम्यूटेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो परम्यूटेशन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, इसके कुछ नोटेशंस हैं, वो फॉर्मूले और वो नोटेशंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे और परम्यूटेशन का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।